हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 8 का जो लास्ट चैप्टर है 13वां चैप्टर लेसन 13 उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं सर जी? लाइट बोलते हैं। हम लोग आज प्रकाश के बारे में पूरा जितना भी इसका इम्पोर्टेंट है टॉपिक इसको हम लोग कवर करेंगे, और इसके साथ साथ में हम लोग इसका जितना वीवीआई पॉइंट है, जितना किताब में दिया हुआ है उसको भी कवर करेंगे, और इसका जितना भी अभ्यास क्वेश्चन आंसर है उसको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का, सेकेंड, सबसे पहला टॉपिक है जो आज की क्लास की टॉपिक क्या है। ठीक है, आज की क्लास की टॉपिक क्या है इसके हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग जानेंगे एक नंबर में प्रकाश क्या है। ठीक है, 2 नंबर में हम लोग जानेंगे हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, जैसे हम इस बोर्ड को ही कैसे देख पा रहे हैं उसको जानेंगे। तीसरा टॉपिक में हम लोग जानेंगे परावर्तन रिफ्लेक्शन के नियम क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आ जाता है यहाँ पे, प्रकाश क्या है। सबसे पहले हम लोग बताएं प्रकाश क्या है उसको जानेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी मदद से हम चीजों को देख सकते हैं। क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी मदद से हम चीजों को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर प्रकाश ना हो तो हम कोई वस्तु देख नहीं सकते, है ना। आप लोग ये समझिए, जो अगर रात में, जैसे आप रात को क्या हुआ, आपका रूम पे लाइट नहीं जल रहा है तो आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपके पास प्रकाश नहीं है। प्रकाश जैसे इस चीज को लाइट आ रहा है तब मेरा आंख देख रहा है, और आंख देखने के बाद जो दिमाग में जा रहा है, अच्छा ये पेन है। ठीक है, उदाहरण के लिए रात में कमरे का बल्ब बुझा हो तो कुछ नहीं दिखता है। आंख बंद कर लीजिएगा फिर भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये आंख दूसरा चीज हो गया, आंख बंद करना, और रोशनी जो प्रकाश है वो दूसरा चीज हो गया। प्रकाश क्या होता है? लाइट जो जलता है, जो चीज पे दिखाई देता है वो हम लोग को प्रकाश कहते हैं, और प्रकाश से ही हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। क्या है सवाल? हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, यही आप लोग को बता रहे थे अभी हम, है ना। हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, तो चलिए समझते हैं। इसका आंसर होगा वस्तु पर, है ना, या ध्यान समझिएगा, वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचता है। चमकदार वस्तु जैसे दर्पण ज्यादा प्रकाश पर परावित करता है। दृष्टि हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, दुनिया को देखने के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप यहाँ पर अक्षर में भी देख सकते हैं। लाइट क्या हो रहा है, कोई वस्तु पर प्रकाश डाल रहा है, तब क्या हो रहा है, ये हम लोग का यहाँ पे आंख देख पा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। क्या है? प्रकाश का स्रोत और परावर्तन। क्या बोल रहा था जी? प्रकाश का स्रोत और परावर्तन। तो सूर्य, बल्ब, टॉर्च जैसे स्रोत प्रकाश देते हैं। क्या क्या से प्रकाश मिलता है हम लोग को? पहला सूर्य से मिलता है, दूसरा बल्ब से मिलता है, तीसरा टॉर्च से मिलता है, और बहुत सारा चीज है जिससे हम लोग को प्रकाश मिलता है। उसी से प्रकाश मिलता है तो हम लोग देख पाते हैं। पेड़ पौधे जैसी वस्तुएं से प्रकाश टकराकर वापस आती है, इसी को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन किसको बोलते हैं? जैसे इस पे प्रकाश पड़ा और वापस आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। चंद्रमा खुद प्रकाश नहीं देता, वह सूर्य की प्रकाश को परावर्तित करता है। मतलब जैसे पेड़ पे पड़ा, वापस जो आया तो वो चंद्रमा ऑब्जर्व करता, वही चंद्रमा क्या बोलते दिखता है हम लोग को, उसका खुद का प्रकाश नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला टॉपिक, 5वां टॉपिक। अच्छा ये समझिए हम लोग पहले, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, है ना। मतलब ये नेचुरल, प्राकृतिक है, ये भगवान दिए हुए हम लोग को, अल्लाह दिए हुए। ठीक है, जो लाइट हम लोग को सूर्य से मिलता है, सबसे पहला नेचुरल चीज। सूर्य नहीं रहेगा तो हमेशा अंधेरा ही रहेगा। दूसरा है लाइटनिंग, मतलब बिजली कड़कता है। तीसरा है मेटियोर, मतलब कोई भी आपदा आता है वो, है ना।
तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हम लोग का यहाँ पे सूर्य है। सूर्य अगर प्रकाश ही नहीं देगा तो हम लोग कुछ देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। ये तो देखिए, ये तो नेचुरल मिला, प्राकृतिक से मिला हम लोग को, प्रकृति का देन है ये। मगर ये क्या किया है, यहाँ का इंसान इसको बनाया गया है, इसको बनाया है। क्या क्या बनाया है, कैंडल बनाया है, कैंडल से हम लोग को प्रकाश मिलता है। एक फ्लैश लाइट मतलब टॉर्च बनाया गया है, और लैंप बनाया गया है। ये आर्टिफिशियल है, मानव बनाया है। और वो जो आप देखें ये नेचुरल है, ये क्या है, नेचुरल है, ये ऊपर वाला दिए है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग देखे होंगे जुगनू हम लोग बोलते हैं हम भाषा में, आप लोग का भाषा में क्या बोलते हैं इसको, हमको पता नहीं, कमेंट कर लीजिएगा अगर आप लोग को पता है तो क्या बोलते हैं इसको, जुगनू। इसका क्या होता है, एक कीड़ा होता है, कीड़ा का क्या होता है, ये भी प्रकाश देता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, फटाफट में देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, है ना, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा हम लोग का। अब बोल रहा है परावर्तन के नियम। क्या बोल रहा है सर जी, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम है, और दूसरा नियम है दर्पण पर प्रकाश की किरणें, है ना। तो पहला नियम हम लोग समझते हैं, आपतित कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतित कोण और परावर्तन, आपतित कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नाम क्या बोलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल प्लेन में होते हैं। दर्पण पर प्रकाश की किरण समांतर आती है तो सतह चिकनी हो, नियमित परावर्तन, सतह खुरदरी हो तो विस्तृत परावर्तन। ठीक है, अगला हम लोग फटाफट देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। अगला है हम लोग का, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड चला गया, ठीक है, इसको हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, कैसा हो रहा है, द कॉन्सेंट। अच्छा, एक चीज आप लोग जानते हैं, जो है ना, ये नहीं, थोड़ा रुक जाइए थोड़ा सा, है ना, ठीक है। ये आप लोग को पता है या नहीं है, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। जहां सूरज का रोशनी पड़ता है वहीं पे क्या होता है, दिन होता है, दुनिया घूमता है। तो मान लीजिए अभी रात है, इसका कहीं अमेरिका में कहीं पे दिन है, इसका मतलब सूरज यहाँ जा रहा है, इसका रोशनी यहाँ पड़ रहा है तो ये दिन है। और इंडिया कहाँ है, मान लीजिए पीछे आ गया तो ये अभी रात है। फिर घूम के जब ये इस पार आएगा तो इस पार चला जाएगा तो ये दिन हो जाएगा, और ये दिन हो जाएगा और ये रात हो जाएगा फिर से। ठीक है, ये आप लोग को समझाना था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग, परावर्तन के प्रकार। क्या बोल रहा है, परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन चिकनी सतह जैसे नया दर्पण पानी, विस्तृत परावर्तन खुरदरी सतह जैसे दीवार कागज। ठीक है, ठीक, अगला देख लेते हैं हम लोग, एकाधिक परावर्तन। क्या बोल रहा है सर जी, एकाधिक परावर्तन और परिदर्शन। अगर दो दर्पण आमने सामने हो तो एक चीज की कई प्रतिमाएं बनती है। परिदर्शन पेरिस्कोप, बंद टैंक या पनडुब्बी में ऊपर की वस्तु देखने के लिए प्रयोग होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, अब 8वां टॉपिक देख लेते हैं हम लोग फटाफट, मानव नेत्र का कार्य, मतलब हम लोग का जो आंख है उसका क्या कार्य है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बेहतरीन से हम लोग समझेंगे यहाँ पे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आंख के अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कॉर्निया, लेंस, रेटिना, प्रकाश को ग्रहण करते हैं और मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाते हैं, है ना। आंख जो है ये क्या होता है, प्रकाश को ग्रहण करता है और कहाँ पहुंचाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क ही हम लोग को बोल पाता है ये पेन है या ये पंखा है या जो चीज़ है, ये मस्तिष्क बताता है। आंखों की देखभाल जरूरी है, तेज रोशनी या बहुत कम रोशनी में पढ़ना नुकसानदायक है। पढ़ना ही नुकसानदायक नहीं है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं वो भी बहुत नुकसानदायक है ना। तो तेज रोशनी
में नहीं करता, बहुत तेज रोशनी या बहुत कम रोशनी में आप लोग को ना पढ़ना चाहिए ना रहना चाहिए, ठीक है। और आप लोग हो सके मोबाइल का यूज़ जितना कम कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका आँख बहुत जल्द खराब हो जाएगा। आपका आँख बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आँख ही आपका खराब हो जाएगा ना आप देख पाइएगा, ना पढ़ पाइएगा, ना कुछ कर पाइएगा। इसलिए आँख बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, हम लोग चाक्षुष विकृति और ब्रेल पद्धति। अच्छा, आप लोग कहीं डॉक्टर के यहाँ आंख दिखाने के लिए कभी गए होंगे तो ये आपको दिखाया होगा, है ना। यदि दृष्टि में परेशानी हो तो डॉक्टर को से सलाह ले। अगर कोई भी दिक्कत होता है आंख में, आपको दिखाई नहीं दे रहा है या धुंधला हो रहा है, तो फटाफट आप लोग को दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को, ठीक है। ब्रेल पद्धति नेत्रहीन लोगों के लिए स्पर्श संवेदन प्रणाली, जिससे वे पढ़ सकते हैं। जो देख नहीं सकता है ना, तो वो ऐसे बनाया गया है, छू के वो महसूस कर सकता है ये को है, खो है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेल पद्धति। अगला देख लेते हैं हम लोग 10 नंबर का। अच्छा, अब यहां से हम लोग आ जाते हैं अभ्यास क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अभ्यास का क्वेश्चन आंसर जो स्टार्ट हो रहा है यहां से हम लोग का, वो आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। एक सेकंड हमको दीजिए। ठीक, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा सर जी, गुरु जी सब, अगर कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो तो हम वहां पर किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। कमरे के बाहर वस्तुएं भी तभी देख सकते हैं जब वहां से कोई प्रकाश कमरे में आए, बिना प्रकाश की चीजें नहीं दिखाई देती। मतलब मोटा मोटी बात है, जब आप अंधेरा में तो आप कुछ देख पाइएगा नहीं देख पाइएगा, जब तक रोशनी नहीं पड़ेगा तब तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर हम लोग का है, नियमित तथा विस्तारित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विस्तारित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए? तो उसका आंसर हो जाएगा, नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें चिकनी एवं समतल सतह से परावर्तित होकर एक ही दिशा में जाती है। विस्तारित परावर्तन में किरणें खुरदरी असमतल सतह से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैलती है। विस्तारित परावर्तन में भी परावर्तन के नियम लागू होते हैं, यह नियम विफल नहीं होते, बस किरणें संदिशाओं में फैल जाते हैं, ठीक है। अगला है हम लोग का तीसरा नंबर हम लोग का बोल रहा है, निम्न स्थानों के सामने, है ना, क्या बोल रहा है ध्यान समझ लेंगे पहले। निम्न से प्रत्येक स्थान के सामने लिखिए, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनमें टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विस्तारित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। को नंबर बोल रहा है हम लोग को, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, तो नियमित परावर्तन क्योंकि सतह चिकनी एवं चमकदार है। चौक पाउडर, विस्तारित परावर्तन क्योंकि सतह खुरदरी अनियमित है। गो नंबर बोल रहा है, गत्ते का पृष्ठ, विस्तारित परावर्तन सतह खुरदरी होती है। संगमरमर के फर्श पर फैला जल, तो नियमित परावर्तन यदि पानी का तल समतल एवं साफ है। दोनों अंगों नंबर दर्पण, नियमित परावर्तन क्योंकि सतह बिल्कुल समतल एवं चमकदार है। कागज का टुकड़ा, विस्तारित परावर्तन सतह में असमानता होती है। तो ये हम लोग का 3 नंबर का मोटा मोटी था। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर बोल रहा है गुरुजी साहब हम लोग को, ठीक है, परावर्तन के नियम बताइए। तो उसका आंसर बहुत आसान है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल प्लेन में होते हैं। परावर्तन कोण R हमेशा आपतन कोण I के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा फॉर्मूला के तौर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाक से। 5 नंबर हम लोग को बोल रहा है गुरुजी साहब, हाँ ठीक है, 5 नंबर बोल रहा है हम लोग को, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए।
तो उसका आंसर हो जाएगा गुरुजी सब हम लोग का, एक कागज की शीट पर एक सीधी रेखा खींची, यह दर्पण है। कागज पर एक पिन को आपतित किरण की दिशा में और दूसरी पिन को दर्पण से टकराकर परावर्तित किरण की दिशा में रखें और अभिलंब भी बनाएं। जब इन तीनों पिन को देखेंगे तो पाएंगे कि यह सभी एक ही सतह शीट पर स्थित है, यही एक ही तल में होना दर्शाता है। तो ये हम लोग का 5 नंबर था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर में लिखा हुआ है खाली जगह वाला है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक समतल के सामने 1 m दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से m दूरी पर दिखाई देता है, तो उसका आंसर होगा 2m, है ना, 1 m आगे और 1 m पीछे, तो 2m होगा ना। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप दाएं से अपने डेस को कान को छुएंगे तो दर्पण में ऐसा लगेगा, बाएं यहाँ पे होगा, कान बाएं हाथ से छुए, अच्छा यहाँ पे अपने बाएं कान से छुएंगे तो यहाँ पे बायां हो जाएगा और यहाँ पे दायां हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली की साइज डेस हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाती है। डी नंबर है हम लोग का, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या कम होती है। ये हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर यहाँ पे हम लोग समाप्त कर दिए। अब आ जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गुरुजी सब देखते हैं हम लोग फटाक से। बोला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदा, कभी कभी, विशेष दशाओं में, घो कभी नहीं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सदा, है ना। ये आप लोग लिख सकते हैं, ये स्पष्टीकरण है, लिखने का मन करेगा लिखिएगा, नहीं लिखने का मन करेगा नहीं लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर में दिया हुआ है हम लोग का समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, को आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित, खो आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर, गो वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित, गो वास्तविक दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तो उसका आंसर है हम लोग का खो नंबर। ठीक है, खो नंबर आंसर होगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, बाद बाकी आप लोग को ये भी दिया गया है, स्पष्टीकरण भी दिया गया है, तो आप लोग पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझेंगे हम लोग, है ना। केल्डोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। तो केल्डोस्कोप एक मजेदार उपकरण है जिसमें 3 या इससे अधिक समतल दर्पण एक तिकोने नली में खास कोण पर लगाए जाते हैं। इसके अंदर रंगीन कांच के टुकड़े रखे जाते हैं। जब इसमें झांकते हैं तो और नली को घुमाते हैं तो दर्पणों में बिंब बने प्रतिबिंब से खूबसूरत रंगीन डिजाइन दिखती है। इसका उपयोग डिजाइन और पैटर्न बनाने के लिए कलाकार भी करते हैं। ठीक है, अगला है हम लोग का 10 नंबर। बोल रहा है क्या, मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट नामांकित चित्र बना सकते हैं, ये वाला आप लोग। ठीक है, ये आपका किताब में दिया होगा, या धुंधला दिखता होगा, कोई बात नहीं है, नामांकित चित्र बना लीजिएगा। अगर उसका आपको डायरेक्ट बोल देगा नामांकित चित्र बनाइए और उसका कार्य को भी लिखिए, है ना। अगर कार्य को लिखने के लिए बोलेगा तो आप लोग कार्य भी लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉर्निया आंख का आगे वाला पारदर्शी भाग, पुतली आंख के बीच का क्षेत्र जिससे प्रकाश अंदर जाता है, आइरिस पुतली के चारों ओर रंगीन भाग जो पुतली के साइज नियंत्रित करता है, लेंस पुतली के पीछे स्थित पारदर्शी लेंस जो वस्तु की छवि बनाता है, रेटिना आंख का पिछले हिस्सा जहां पर छवि बनती है और दिमाग तक जाती है, ऑप्टिक नर्व रेटिना जैसे दिमाग प्रकाश संकेत पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गुरुजी सब 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर क्या बोल रहा है, हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 13.8 को करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं। तो आप 13.8 आप लोग किताब में दिया हुआ है, आप पहले ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका आंसर समझेंगे। ठीक है, लेजर टॉर्च की किरणें बहुत तेज होती है, इन्हें अपने
आंखों में डालना खतरनाक है। लेजर लाइट जो होता है इसे चलाता है, जो लाल एकदम किरण कह जाता है, क्योंकि इससे आंख को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अध्यापक ने सुरक्षा के लिए क्रियाकलाप करने से मना किया। लेजर की किरणें अस्थायी नेत्र हानि हो सकता है। ठीक है, लेजर लाइट जो होता है उसको डायरेक्ट अपना आंख में नहीं डालना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे उसका आंख खराब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर। वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। ठीक है, बोल रहा है आप अपना आंख का देखभाल कैसे करेंगे ये बताइए। सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग साफ पानी से नियमित रूप से नेत्रों को धोना चाहिए, एकदम साफ पानी से आंख में डालना चाहिए। तेज रोशनी, धूल, गंदगी और धूप से बचना चाहिए। आंखों में गंदे हाथ नहीं लगाना चाहिए। पढ़ने लिखने में उचित दूरी रखें। ठीक है, संतुलित आहार लें जो नेत्रों के लिए अच्छा हो। यदि नेत्रों में कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। है ना, आप लोग नेत्र को इतना चीज़ कर सकते हैं, गाजर खाइए, हरा घास में आप लोग चलिए, साग सब्जी खाइए, इससे आपका क्या होगा, आंख ठीक रहेगा। अगला है हम लोग का 13 नंबर। 13 नंबर बोल रहा है हम लोग को, ठीक है, हम लोग को बोल रहा है यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो परावर्तित किरण आपतित किरण के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। परावर्तन कोण के नियम के अनुसार क्या बताएं, कोण आई बराबर कोण आर, ये बताए थे ना हम। अब कोण आई प्लस कोण आर हो जाएगा, तो कोण आई और कोण आर कितना दिया, 90 डिग्री। कोण आई बराबर कोण आर, तो मतलब 2 को आई हो जाएगा, बराबर होता है दोनों आर, है ना। तो 2 आई बराबर 90 डिग्री, आई निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो 2 45 दूनी 90 हो जाता है यहाँ पे। तो हम लोग का आई कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, अर्थात आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा मैथ था, आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगला है हम लोग का 14 नंबर। 14 नंबर बोल रहा है हम लोग को गुरुजी साहब, जो यदि 2 समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा, जब 2 समांतर दर्पण रखे होते हैं तो उनके बीच एक वस्तु अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर है और मोमबत्ती उनके बीच है तो अनंत प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ठीक है गुरुजी साहब, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 14 के बाद में 15 नंबर। 15 नंबर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, 15 नंबर हम लोग का हो जाता है यहाँ पे, 2 दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हो, प्रकाश की एक किरण दर्पण के 30 डिग्री, ठीक है, के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र 13.19 आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ पे आंसर में बना भी लीजिएगा, दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। उसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर जी, सबसे पहले पहली किरण पहले दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर गिरती है। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित किरण 30 डिग्री के कोण पर जाएगी, वह किरण दूसरे दर्पण तक पहुंचेगी। अब दूसरे दर्पण से भी यही नियम लगेगा। दूसरे दर्पण पर किरण गिरने के बाद जितने कोण पर टकराएगी उतने ही कोण पर परावर्तित होगी। चित्र के अनुसार बोल रहा है यहाँ पे, पहली किरण पहले दर्पण से 30 डिग्री के कोण पर परावर्तित होती है, वह दूसरे दर्पण पर जाती है, वहां फिर से परावर्तित होकर बाहर निकलती है। तो ये हम लोग का 15 नंबर था। 15 नंबर हम लोग का यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या चलते हैं हम लोग, ठीक है गुरुजी साहब। तो 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ। चित्र 13.20 है ना, इसको पहले आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, उसको बना भी लीजिएगा आंसर में दर्शाया गया अनुसार बुधो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक ए पर खड़ा होता है। क्या वह सामान्य को दर्पण में देख सकता है? क्या वह PQR पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोग को, बूंदो सवन्य को दर्पण में देख सकता है क्योंकि वह दर्पण के सामने हटा हुआ ही सही खड़ा है। बुधो सिर्फ उन्हीं वस्तुओं के प्रतिबिंब देख सकता है जिनकी सीधी रेखा दर्पण पर पहुंच सकती है। PQR पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब यदि दर्पण की लंबाई इतनी है कि बूंदों से दर्पण होकर उन बिंदुओं तक सीधी रेखा बनाती है तो
उनको प्रतिबिंब भी दर्पण में देख सकता है। यदि दर्पण छोटा है या बिंदु बहुत साइड में है तो उनके प्रतिबिंब नहीं देख पाएगा। इसका सारांश ये निकलता है हम लोग को, बुधो सवन्य को दर्पण में देख सकता है, प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण में उनकी सीधी रेखा बनना जरूरी है। तो ये हम लोग का 16 नंबर का क्वेश्चन था। इसको आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ही ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 17 नंबर। ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम लोग इतना को जान लेते हैं, उसके बाद में जानेंगे। बोल रहा है 17 का ए बोल रहा है, ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चित्र 13.21 उसको देख लीजिएगा और बना भी लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर है। तो ए पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण में दर्पण के पीछे उसी दूरी पर बनेगा जितनी वो दर्पण के सामने है। अर्थात अगर ए दर्पण x दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे x दूरी पर होगा। क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर बोल रहा है, क्या स्थिति बी से पहली वस्तु को देख सकते हैं? तो उसका आंसर, यदि बी दृष्टि लाइन ऑफ साइट दर्पण तक पहुंच सकती है और दर्पण से उस वस्तु के प्रतिबिंब तक सीधी रेखा बनती है तो बी से पहली प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। सी नंबर बोल रहा है हम लोग का, सी नंबर, क्या स्थिति सी बुधो इस प्रतिबिंब को देख सकता है? उसका आंसर हो जाएगा गुरुजी, अगर सी पर खड़ा बुधो दर्पण के उसी हिस्से पर देखता है जहां प्रतिबिंब बन रहा है तो वह प्रतिबिंब देख सकता है। यदि उसकी लाइन दर्पण से प्रतिबिंब तक जाती है तो वह प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर दर्पण या बुधो की स्थिति ऐसी है कि सीधी रेखा नहीं बनती है तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। अगला हम लोग का डी नंबर। ठीक है, डी नंबर हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से। डी नंबर में क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान समझते हैं। बोल रहा है क्या, जब पहली बी से सी पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस और खिसक जाता है। तो जब पहली बी से सी पर चली जाती है तो प्रतिबिंब भी दर्पण में उसी अनुपात में स्थिति बदल देता है। अगर प्रतिबिंब पहले के बी के सामने था अब वो सी के सामने दिखाई देगा, यानी जब वस्तु अपनी स्थिति बदलती है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उसके नई स्थिति के ठीक सामने बन जाता है। तो इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रुकिए, आपको हम इतना को पहले ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ वाला भी ले लीजिएगा, फटाफट ले लीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर यहाँ पे द एंड होता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये चैप्टर ही नहीं खत्म हुआ, ये हम लोग का साइंस जो था हम लोग का 1 से लेके 13 चैप्टर था। 1 से लेकर 13 चैप्टर था। सभी ऑल चैप्टर को हम लोग वीडियो को डाल दिए हैं। यहाँ पे हम लोग का साइंस का सफ़र ख़त्म होता है 8 क्लास का। अब हम लोग इसके बाद मैथ, सोशल साइंस का जितना किताब है, इतिहास, हमारी दुनिया, जो भी है उसको ख़त्म कर देंगे, हिंदी ख़त्म कर देंगे और मैथ इसके बाद में 100% कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से 13 चैप्टर तक को ध्यान से देखिए, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए, पीपीटी मांग लीजिए, जो भी मांगना है आप लोग, पीपीटी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, उसमें भी फ्री मिल जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1 से लेके 13 चैप्टर तक, 1 से लेके 13 चैप्टर तक का पीपीटी फ्री मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगा के, है ना। यही चाहते हैं हम लोग। बहुत अच्छा से पढ़िए, बहुत अच्छा नंबर लेकर आइए। और हम लोग अब इसके बाद मैथ का वीडियो को लेकर आते हैं बहुत जल्द। तो मिलते हैं हम लोग सबसे पहला चैप्टर मैथ का इसके बाद वाला वीडियो में। शुक्रिया।